हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स की इस क्लास में। विद्यार्थियों, लेक्चर्स की सीरीज में ये 24th लेक्चर है। इलास्टिसिटी का चैप्टर है ये, और इलास्टिसिटी में हम लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन किया था, और इनमें जो कांस्टेंट्स थे, एक तो y that is Young's modulus, K it is bulk modulus, eta it is modulus of rigidity, and sigma it is Poisson ratio। तो ये चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, प्रत्यास्था के नियतांक हैं। यंग का प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइशन निष्पत्ति। इनमें परस्पर संबंध हमें देखने हैं, तो इनमें पहला संबंध हम लेते हैं y, k और सिग्मा, इनके मध्य संबंध। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक क्यूबिकल शेप का एक कोई पदार्थ है। ये हम मान लेते हैं एक कोई पदार्थ है, घनाकार आकृति का है। इसकी प्रारंभिक लंबाई ये हम मान लेते हैं L = 1 यूनिट में है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी हम लें यूनिट में है। इसलिए प्रारंभिक आयतन ये V = V1 होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये इसके इनिशियल कंडीशंस हैं इस क्यूबिकल शेप की। अब हम इसमें एक बल लगाते हैं इसके पूरे सरफेस पर, और ये बल इसको एक्सपेंशन टाइप का बल कार्य करता है, यानी कि इसके ऊपर वाला सरफेस ये ऊपर जाने की कोशिश करे बल से, ये बल इधर लगे। इस वाले सरफेस में ये इधर हो, नीचे वाले में ये नीचे हो, पीछे वाले में ये पीछे हो, और एक इस ब्लैक बोर्ड के फ्रंट का और ब्लैक बोर्ड के पीछे का। तो इन सब पर बिल्कुल बराबर बराबर के बल कार्यरत हैं। मान लिया जाए कि ये टोटल 6 फलक हैं इसके फेस, और 6 फलकों पर बल कार्य कर रहे हैं, एक समान बल कार्य कर रहे हैं, जो इसको इसके आयतन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का ये बल इस पर कार्य करता है। विद्यार्थियों, यंग का प्रत्यास्था गुणांक अगर अपन बात करते हैं, तो इनमें हमें प्रतिबल की आवश्यकता होगी, और प्रतिबल के लिए सबसे पहले हम देखें कि अविलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये वैल्यू हो जाएगी कार्यरत प्रति एकम क्षेत्रफल प्रतिक्रियात्मक बल। तो ये चूंकि शुरुआत में लंबाई चौड़ाई इसकी 1 है, तो क्षेत्रफल भी इसका 1 × 1 दैट इज 1, यानी कि ये होगा F प्रतिबल का। यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस y, और इसकी परिभाषा होगी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, या तनन प्रतिबल बटे तनन विकृति। ये अनुदैर्ध्य का या तनन का अर्थ होता है कि जहां लंबाई में वृद्धि हो। तो यहां पर भी ये एक्सटेंशन हो रहा है, तो एक तरह से इसके लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये तनन प्रतिबल बटे तनन विकृति ये आएगा, और ये प्रतिबल की वैल्यू तो आई है F/, विकृति, और इस विकृति का मान होगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो एक लंबाई में मान लेते हैं हम, इसमें वृद्धि होती है L अपॉन प्रारंभिक लंबाई 1। इसका मतलब y = F/L, इसलिए L = F/y
y, ये इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार के बल से विद्यार्थियों अगर मान लो x दिशा में बल लगाया जा रहा है ये, तो x दिशा की लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन केवल ध्यान रखिए केवल x दिशा के बल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये x दिशा का बल जब इसकी लंबाई को बढ़ाएगा तो लंबाई को जैसे बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसकी चौड़ाई कम होगी, इधर की चौड़ाई भी कम होगी, यानी कि ऊपर की चौड़ाई कम होगी, साइड की चौड़ाई भी कम होगी। तो इस तरह से चौड़ाई में कमी आएगी। जिस दिशा में बल लगाया जाता है उस दिशा में तो लंबाई बढ़ती है, लेकिन शीर्ष लंबवत दोनों दिशाओं में लंबाई में कमी आएगी। किसी भी वस्तु को हम खींचते हैं लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है। तो लंबवत दिशाओं में मोटाई में कमी आएगी और इसके कारण विकृति, यहां तो अनुदैर्घ्य विकृति होगी जहां लंबाई बढ़ेगी, और जहां लंबाई में कमी आएगी वहां अनुप्रस्थ विकृति होगी, और इनका अनुपात पाइसा निष्पत्ति कहलाता है। तो नेक्स्ट आता है पाइसा निष्पत्ति, पॉइसन रेशो। सिग्मा इज इक्वल टू होता है अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। ये डेफिनेशन में हमने आपको बताया, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। और अनुप्रस्थ विकृति यानी कि लंबवत दिशा में लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई, ये तो हो जाएगा अनुप्रस्थ विकृति, और अनुदैर्घ्य तो अभी हमने देखा ही है L अपॉन, तो ये वैल्यू आएगी लंबाई में कमी या चौड़ाई में कमी, इसको अपन कंप्रेशन को C से निरूपित कर दे, बटे प्रारंभिक लंबाई 1 अपॉन अनुदैर्घ्य का मान L अपॉन A, यानी कि ये होगा C अपॉन L, C अपॉन L। L की वैल्यू मेरे पास में यहां पर है, तो यहां से C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, और L की वैल्यू ये मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास में C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू F अपॉन Y, जबकि L इज इक्वल टू था F अपॉन Y। ये तो मेरे पास में इक्वेशन 1 और 3, और ये मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव एक्सपेंशन दैट इज L एंड कंप्रेशन दैट इज C। हमारे पास में ये दोनों चीजें निकल के आई हैं। जैसे ये मेरे पास में केवल एक फलक की मैं बात करता हूं, और इस फलक में एक्सपेंशन की बात करें, अगर अपन इस भुजा में ये बल इस तरह से लगाया जाए तो यहां इसकी लंबाई तो L बढ़ जाएगी, ये कैपिटल L से L प्लस कैपिटल L ये हो जाएगी, यानी कि प्रारंभिक लंबाई 1 थी तो ये L प्लस 1 इस तरह से। लेकिन ये चौड़ाई अब कम होगी, और ये चौड़ाई कम होकर के C के रूप में ये चौड़ाई कम हो जाएगी, यानी कि ये अब नई जो लंबाई है ये यहाँ L डैश ये कन्वर्ट होकर के C प्लस 1 ये हो जाएगी, और ये घटेगी तो ये ऋणात्मक रूप में होगी। तो ये कंप्रेशन होगा, इसमें C घटने का होगा। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास में घन है, ये मैं वापस से इस फिगर को बना रहा हूं कि ये मेरे पास में घन है, और इस घन में केवल एक इस वाले बल की मैं बात कर रहा हूं F, तो इस वाले F बल के कारण ये x दिशा की लंबाई L तो बढ़ जाती है, और ये L बढ़ करके L प्लस स्मॉल l ये हो जाए बढ़ने के लिए। लेकिन x की बात करें अपन, ये x दिशा की, तो Lx ले सकते हैं, Lx ये वैल्यू प्रारंभिक लंबाई 1 प्लस l, ये तो बढ़ी Lx, लेकिन Lx में अभी केवल ये अकेला बल नहीं है, इसमें और भी बल कार्य करते हैं। इसी तरह से
जब ये बल ऊपर वाला ऊपर लगेगा, नीचे वाला नीचे लगेगा, तो ये बल इधर तो खींचेगा लेकिन इसको घटाएगा। तो ये कितना घटेगा? दैट इज माइनस सी, कंप्रेशन से। ऊपर वाले बल की वजह से ये वाली लंबाई, एक्स वाली लंबाई ये कम होगी। और इसी तरह से इन दोनों फेसों पर जो लंबवत फेस ये हैं, इन पर जो बल लगेगा, ये बल इधर तो बढ़ाएगा लेकिन इसको फिर वापस घटाएगा, इस वाले को भी घटाएगा। तो ये घटाएगा तो वापस से कितना हो गया? ये माइनस। तो इस तरह से ये लंबाई में परिवर्तन आएगा, एल एक्स। तो एल एक्स ये हो जाएगा एल एक्स अब नया 1 प्लस एल माइनस 2सी। सिमिलरली, चूंकि ये तो सभी दिशाओं में बल लग रहे हैं, सभी दिशाओं का बल सब जगह काम करेगा, तो यही वैल्यू एल वाई की होगी और यही वैल्यू एल जेड की होगी। क्योंकि वाई दिशा में भी बल कार्य कर रहे हैं, तो वाई दिशा का बल तो बढ़ाएगा एल, और शेष दो भुजाओं के बल इसमें कम है। तो ये वैल्यू जाएंगी नई लंबाई की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एल एक्स, एल वाई, एल जेड। तो ये वैल्यू होगी। इसलिए नया क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, इसलिए आयतन, और ये भी आयतन कौन सा? परिवर्तित, एफ बल के कारण जो परिवर्तित आयतन हो गया है, वो आयतन v डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एल माइनस 2c, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि क्यू, ये। और ये वैल्यू अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आएगा v डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एल की वैल्यू एफ अपॉन वाई माइनस 2 एफ सिग्मा अपॉन वाई, और ये वैल्यू पावर 3। और यहां चूंकि विद्यार्थियों ये जो चेंज आएंगे बल लगाने पर, ये बहुत ही कम चेंज होते हैं, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और प्लस और भी टर्म आएंगी, और उनमें अगर x की वैल्यू कम है तो उस स्थिति में उच्च घातों को नगण्य कर दिया जाता है, उच्च घातों के पद ये नगण्य मान लिए जाते हैं। इसलिए इससे आगे के इन पदों को अपन खत्म कर देते हैं, और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स ये मान लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अल्प परिवर्तन है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो दैट इज 1 प्लस 3 एफ अपॉन वाई माइनस 2 सिग्मा एफ अपॉन वाई, ये वैल्यू है, ये v डैश। प्रारंभिक आयतन v इज इक्वल टू था 1, इसलिए आयतन में परिवर्तन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू v डैश माइनस v, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, तो ये एक घटाएंगे इसमें से, तो ये आएगा 3f अपॉन वाई, और यहां से 1 माइनस 2 से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v डैश का मान ये और v का मान 1, जब इसमें 1 को घटाओगे तो 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये f अपॉन वाई इसमें से कॉमन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आयतन में परिवर्तन। ओके, ये जो हमने एक्सपेंशन टाइप का बल लगाया है, उस बल के कारण दिए गए पदार्थ के आयतन में ये परिवर्तन होता है। इसलिए आयतन विकृति इज इक्वल टू आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, और ये वैल्यू आएगी 3f अपॉन वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन 1, ये आयतन विकृति है। इसलिए
आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहें या बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक दैट इज K इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल F अपॉन 1 बटे आयतन विकृति 3F अपॉन y इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये F से F कैंसिल हो जाएगा और y ऊपर चला जाएगा, तो ये y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। सो y इज इक्वल टू 3k into 1 minus 2 sigma. So it will be the exact relation between y, k and z. तो ये यंग के प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक y, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्था गुणांक के, और पाइशा निष्पत्ति यानी क्वोशंट रेशो, इन तीनों के मध्य ये परस्पर संबंध होगा। इस तरह से हम अगला संबंध कैलकुलेट करेंगे y ईटा सिग्मा में, और ये संबंध ज्ञात करने के बाद में फिर इनके परस्पर और संबंध हम ज्ञात करेंगे। उसको मैं इस के बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 लेक्चर है उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।